नमस्कार साथियों, बिल्कुल मैं एक बार पुनः आपका उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन कर रहा हूं। आपको ये अच्छे से पता है साथियों कि सिरजी स्टडी सेंटर पर मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी निरंतर चलायमान है। इसी वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 8 में आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आपके स्वयं के मूल्यांकन के लिए काफी कारगर होगा। तो चलिए मेरे साथ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 8 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? क्या वो व्यक्ति टर्मन है, क्या वो व्यक्ति गाल्टन है, या वो व्यक्ति थॉर्नडाइक है, या वो व्यक्ति गोडाई है, अथवा इसको गोडार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको गोडार्ड के नाम से भी पहचान मिली है। अब चीज आते हैं, 4 विकल्प है आपके सामने, टर्मन, गाल्टन, थॉर्नडाइक और गोडार्ड। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यह आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। इसने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया था। पहले तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की यदि अपन बात करते हैं तो यह विनय साइमन जो बुद्धि परीक्षण है, विनय व साइमन दोनों ने मिलकर इस परीक्षण के बारे में कार्य किया। और कब किया था? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में तैयार किया गया। और टर्मन क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यह विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया था। टर्मन ने तो केवल साथियों बुद्धि लब्धि शब्द दिया था। टर्मन ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि शब्द दिया था। इसके अलावा यह टर्मन वही व्यक्ति है जिसने बुद्धि सूत्र में यदि देखा जाए दशमलव, क्या बात कर रहा हूं मैं, दशमलव को जोड़ने का श्रेय भी किसको दिया गया? टर्मन को दिया गया। यदि आप सोचते हो गाल्टन है तो यह आंसर भी आपका गलत होगा, क्योंकि गाल्टन जो व्यक्ति था जिसने मानसिक परीक्षण को लेकर बात कही थी, जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर बात कही थी। किसको लेकर? एक तो व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर बात कही, और व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द देने वाला पहला व्यक्ति तो कौन था? गाल्टन था, जिसने 1879 में व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द को दिया। इसका मतलब विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को गाल्टन के द्वारा भी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया। फिर यदि आप सोचते हो थॉर्नडाइक, तो यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के अंदर केवल बहुतत्व का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? बहुतत्व का सिद्धांत देने का श्रेय किसको दिया गया? थॉर्नडाइक को दिया गया। तो आपको यह अच्छे से पता हो गया होगा कि आंसर क्या होगा। ये जो गोडार्ड है, इसी व्यक्ति ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है या आंग्ल भाषा में अनुवाद जो हुआ है, ये कब किया गया? गोडार्ड के द्वारा 1911 में किया गया। कब किया गया? 1911 में। तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता हो गया, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में तैयार हुआ। इसके बाद विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद 1911 में गोडार्ड के द्वारा किया गया। और ऐसा भी कई बुकों में उल्लेख है कि 1917 तक इस पर काफी चर्चा हुई है। तो बिल्कुल आपको यह पता हो गया होगा आखिर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किसी भी वस्तु के बारे में साधारण जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोई वस्तु होती है, उस वस्तु के बारे में आप जो भी अनुभव करते हो, जो अनुभूति होती है, उसे किस शब्दों में या उसे हम क्या कहते हैं? यदि बात करते हैं तो वो क्या आपका विचार कहलाता है, या वो कार्य कहलाता है, या तर्क कहलाता है, या संवेदना कहलाती है? बिल्कुल साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा।
किसी भी वस्तु के बारे में साधारण अनुभूति को जो कहा जाता उसे विचार नहीं कहते हैं, क्योंकि विचार तो तब आता है जब आपका कल्पना का समावेश होता है। जब कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, विचार होता है। तो यहां विचार विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि विचार विश्लेषण का संबंध तो कल्पना से। किसी भी वस्तु के बारे में साधारण अनुभूति के बारे में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल यह कार्य भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है वो साधारण तरीके से नहीं, उस पर गहन विचार विश्लेषण, तो कार्य का संबंध तो विश्लेषण से रहता है। उसके बाद यदि आप तर्क की बात करते हो तो यह भी नहीं है, क्योंकि साधारण अनुभूति की बात होती है और तर्क जो होता है जिसमें सिद्धांत का समावेश होता है, तो यह भी नहीं है। अथवा इसमें कार्य में कारण का समावेश होता है। तो इसका मतलब जो आंसर निकल कर आएगा वो रहेगा संवेदना। डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो जो संवेदना है किसी भी वस्तु के बारे में, साधारण अनुभूति को क्या कहते हैं साथियों, संवेदना कहते हैं। और ये संवेदनाओं के बारे में यदि देखा जाए तो विलियम जेम्स के द्वारा काफी चर्चा की गई। इस संवेदनाओं के लेकर विलियम जेम्स ने काफी चर्चा की थी। तो आपको ये अच्छे से पता हो गया होगा आखिर डी ऑप्शन क्यों सही हुआ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी वस्तु के बारे में साधारण जो अनुभूति होती है वो आपकी संवेदना कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लास्ट इंजेक्शन क्या मापता है। ब्लास्ट इंजेक्शन जो होता है वो किस मापने में काम आता है, क्या वो बुद्धि परीक्षण में काम आता है, या आपकी शारीरिक क्षमता के अंदर काम आता है, या गंध में काम आता है, या व्यवहार में काम आता है। बिल्कुल ये ऐसा शब्द है जिस पर यदि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर है या इस शब्द पर आपने कभी डिस्कस किया है साथियों या कहीं पढ़ा है तो आप उत्तर दे पाओगे। शब्द क्या दिया गया, ब्लास्ट, और सबसे बाद में क्या दिया गया, एक इंजेक्शन शब्द दिया गया। तो ब्लास्ट इंजेक्शन की यदि अपन बात करें तो एक ऐसा परीक्षण है जो कि साथियों डायरेक्ट उत्तर की बात करें तो गंध ऑप्शन क्या हो रहा है इसमें सही हो रहा है, क्योंकि गंध के मापने में ब्लास्ट इंजेक्शन को काम में लिया जाता है, एक परीक्षण है साथियों। अब यदि आप उत्तर सोच रहे हो कि बुद्धि, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत, क्योंकि बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। और बुद्धि परीक्षणों में यदि देखा जाए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने साइमन का लोकप्रिय है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में तैयार किया गया, 1908 में संशोधन किया गया, फिर 1911 में संशोधन किया गया और फिर 1916 में भी संशोधन किया गया। तो शुरुआत में 3 प्रश्न रखे गए, बाद में प्रश्नों की संख्या समय के साथ बढ़ती गई। शारीरिक क्षमता परीक्षण को मापने में यदि देखा जाए तो मानसिक परीक्षणों का योगदान नहीं होता है, तो यहां तो कोई उत्तर ही नहीं है। और व्यवहार की यदि बात करें तो इस व्यवहारवाद का जो संबंध होता है वो अधिकतर से मनोविज्ञान से लिया गया है, तो यह भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि ब्लास्ट इंजेक्शन क्या मापता है, गंध को मापने में काम में लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किस विधि को खोज एवं अनुसंधान की विधि कहते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसे हम खोज या अनुसंधान की विधि के नाम से जानते हैं। क्या वो विधि प्रोजेक्ट मेथड है, क्या वो विधि बुनियादी विधि है, क्या वो विधि आगमन विधि है, क्या वो सभी है। बिल्कुल साथियों सोचिएगा ऐसी कौन सी विधि है जो खोज और अनुसंधान में काम में ली जाती है। यदि आप ये सोचते हैं प्रोजेक्ट विधि तो बिल्कुल यह आंसर आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। कि प्रोजेक्ट में क्या होता है साथियों, क्योंकि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट को जब आप कुछ करते हो तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ नया
या कुछ नवीन तथ्य की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हो तो वो किससे होता है? संबंध खोज और अनुसंधान से। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो होता है, वैसे तो ये विधि, प्रोजेक्ट विधि जो है, ये देने वाला जो व्यक्ति था साथियों, किलपैट्रिक था। कौन था? किलपैट्रिक था। तो इसका संबंध निश्चित रूप से किससे माना गया? अनुसंधान से माना गया है। तो अब आप सोच रहे हैं, तो यह ऑप्शन आपका सही हो गया, मतलब कि पहला आंसर सही होगा। यदि हम बुनियादी विधि की बात करें तो यह भी अनुसंधान पर आधारित है, क्योंकि बुनियादी का जो संबंध है वो साथियों हस्तकौशल से है। किससे है? हस्तकौशल से है। और हस्तकौशल को लेकर या बुनियाद को लेकर कार्य महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसका मतलब महात्मा गांधी जो था ये बुनियादी शिक्षण विधि के प्रतिपादक है। इन्होंने भी हस्तकौशल की शिक्षा, किसी ना किसी आविष्कार, नए तथ्य की बात कही, नई खोज की बात की। इसका संबंध भी अनुसंधान से होता है। तो आपको यह चीज पता हो गया कि ये दोनों खोज और अनुसंधान से संबंधित है। तो तीसरे नंबर की यदि बात करें तो बिल्कुल आपके आगमन विधि भी खोज और अनुसंधान पर आधारित है, क्योंकि आगमन में क्या होता है? उदाहरण के द्वारा नियम को साधा जाता है, और जब उदाहरण दिए जाते हैं वो कहीं ना कोई नए नियम की बात बनाने के लिए दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं खोज से संबंधित है, अनुसंधान से संबंधित है। इसका मतलब ये तीनों ही विधियां किस पर आधारित हो गई? खोज और अनुसंधान पर आधारित हो गई। इस दृष्टि से देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आखिर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से खोज और अनुसंधान का संबंध किस विधि से? तो तीनों से। इसका मतलब सभी उत्तर क्या इसके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 मोबाइल की स्क्रीन पर अंकित है, सफल जीवन का मूलभूत आधार है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफल हो रहा है या बहुत ही आगे की ओर बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मूलभूत आधार क्या है? क्या उसका आधार देखा जाए तो संप्रेषण होगा? क्या उसका आधार भाषा, संप्रेषण दोनों है, या बुद्धि है, या चिंतन है? यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफल हो रहा है तो यह मान के चलिए वो भाषा मुख्य आधार नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? भाषा आपके व्यवहार को परिवर्तन नहीं कर सकती। भाषा आपके शब्द भंडार को बढ़ोतरी करती है। शब्दों पर अगर आपको पकड़ हो सकती है, आप भाषा के जानकार हो, जीवन में सफल हो या नहीं हो, ऐसा भाषा का कोई योगदान नहीं है। यदि आप संप्रेषण के बारे में सोचते हो तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण केवल कौशल को विकसित करता है, कौशल को विकसित करता है। यह सफल जीवन का मूलभूत आधार नहीं हो सकता। यदि आप बुद्धि के बारे में सोचते हो कि सफल जीवन आपकी आईक्यू पर आधारित है, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि सफल जीवन का जो मूल मंत्र है वो साथियों चिंतन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चिंतन पर आधारित होता है। यह चिंतन अधिगम से सवाल पूछा गया है। देखिएगा, सफल जीवन का मूलभूत आधार क्या है? चिंतन है। ऐसा कहा गया, जो व्यक्ति ज्यादा चिंतन करता है वो उतना ही क्या होता है? सफल होता है। तो चिंतन का मूलभूत जो आधार है वो है आपकी सफलता। तो सफल जीवन के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति का चिंतन करना आवश्यक है। तो चिंतन का मूलभूत आधार जो माना गया वो विचार शक्ति मानी गई, जिसको हम सोच शक्ति कहते हैं, और यही सफल जीवन का क्या है? सफल जीवन का आधार है। तो आपको ये पता हो गया आखिर इसका आंसर डी क्यों है। क्योंकि व्यक्ति जब चिंतन करता है, कहते ना, जितना सोचोगे समझोगे उतनी ही विषय वस्तु पर आत्मसात कर पाओगे, और जो विषय वस्तु आत्मसात है वो निश्चित आपको सफलता के चरम बिंदु की ओर लेकर जाती। तो बिल्कुल सफल जीवन का मूल आधार किसे माना गया? चिंतन शक्ति को माना गया है। चलिए आगे की ओर, अगले क्वेश्चन में।
मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, इस कथन का प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल आपको जो अंडरलाइन मैंने की है इस पर गौर फरमाइएगा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? क्या यह कथन बोरिंग का है? क्या यह कथन मैकडूगल का है? क्या यह कथन वुडवर्थ का है? या यह कथन क्रो का है? बिल्कुल साथियों, यह मनोविज्ञान की परिभाषाओं से आया हुआ कथन है। देखिए, हम नीचे से चलते हैं। इस बार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, यदि आप यह आंसर क्रो एंड क्रो देते हो तो यह गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? मनोविज्ञान का अर्थ क्या बताया? क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार वे मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है। यह बात इसने कही। इसका मतलब मनोविज्ञान ने मानव प्रकृति का विज्ञान कथन नहीं कहा है। साथियों, यदि आप उत्तर वुडवर्थ देते हो तो यह भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वुडवर्थ यह कहता है मनोविज्ञान से मेरा अभिप्राय क्या है? मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य देखा जाए तो वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का एक तरह से क्या करना, यानी कि जो भी वातावरण के संपर्क में आते हैं उसका कैसा बिहेवियर है। इसके अलावा यह वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को लेकर व्यवहार पर आधारित बात कही और यह मानव प्रकृति का विज्ञान को लेकर बात हो रही है। तो वुडवर्थ क्या कहता है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, या मानवीय व्यवहारों का क्या माना गया? व्यवहारों का अध्ययन। तो यह कथन नहीं हो सकता। यदि मैकडूगल के बारे में सोचते हो तो यह कथन बिल्कुल क्या माना जाएगा? गलत। क्योंकि मैकडूगल ने मनोविज्ञान में क्या कहा? मनोविज्ञान हमारे आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या कहा? आचरण वे व्यवहार का क्या माना? यथार्थ अध्ययन माना है। तब सोचिएगा आपके सामने जो उत्तर निकल कर आ रहा है वो क्या है? बोरिंग। तो बोरिंग का कथन था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल आपको एक ही क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और आपको क्या हो गए? तैयार हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना अधिगम है। यह कथन किसका है? क्या यह कथन गिलफोर्ड का है, क्रो का है, गेट्स का है या वुडवर्थ का है? तो नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना अधिगम है, यह बात किसने कही? साथियों, यदि आप गिलफोर्ड कहते हो तो यह आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। क्यों? गिलफोर्ड क्या कहता है? गिलफोर्ड ने अधिगम को लेकर एक बात कही थी। वो बात क्या है? सोचिएगा, देखिए। गिलफोर्ड ने कहा कि मनोविज्ञान में अधिगम को लेकर गिलफोर्ड क्या कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। क्या कहता है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या? अधिगम है। यदि आप क्रो एंड क्रो कहते हो तो यह आंसर भी आपका साथियों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्रो एंड क्रो ने अधिगम को लेकर एक बात कही, आदत, दूसरा ज्ञान और तीसरा इसने शब्द दिया अभिवृत्ति।
आदत, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन क्या है? अर्जन अधिगम है। ये बात इसने कही थी करो एंड करो ने। यदि आप गेट्स और अन्य कहते हो तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया विकल्प। क्यों? गेट्स और अन्य क्या कहता है? इसने एक बात कही कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया और परिवर्तन तो कौन है? गिलफोर्ड। और इसने क्या कहा? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। गेट्स क्या कहता है? अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो इसका मतलब आपके सामने उत्तर क्या होगा? डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। एकमात्र ये व्यक्ति है जिसने क्या कहा? नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम। जब भी आप कोई नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी अनुक्रियाएं करते हो, उस अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आप कुछ नया सीखते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो डी आंसर क्यों सही हुआ? इस तक आप पहुंचे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। करके सीखने का विचार दिया था। करके सीखना, कई बार आपने पढ़ा है कि बच्चों को करके सिखाया जाए, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है और लंबे समय तक व्यक्ति उसे आत्मसात रख सकता है। तो करके सीखने का संबंध है, क्या वो जॉन डीवी है, क्या वो स्किनर है, क्या वो लेविन है, या वो मैस्लो है? चलते नीचे से ऊपर की ओर। यदि आप उत्तर देते हो मैस्लो, तो यह आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि मैस्लो ने करके सीखने का उल्लेख नहीं किया था। इब्राहिम मैस्लो, इसका पूरा नाम क्या था साथियों? इब्राहिम मैस्लो। और इस इब्राहिम मैस्लो ने अभिप्रेरणा में पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जिसे हम सोपान का सिद्धांत भी कहते हैं। सोपान का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सोपान का सिद्धांत। यदि लेविन की बात करते हो तो यह आंसर क्या होगा? करके सीखने का नहीं होगा। लेविन ने केवल सत्यवाद के बारे में बात की थी, सत्यवाद के बारे में। यदि आप सोचते हो करके सीखना स्किनर है, तो यह आंसर भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किनर ने केवल, यदि देखा जाए, क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था। क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था, लेकिन क्रियाशीलता में उद्दीपक को भी महत्व दिया था। और यह वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पुनर्बलन शब्द दिया है साथियों। तो अब आपको पता हो गया आंसर क्या होगा। जॉन डीवी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने करके सीखने को महत्व दिया था, और इस करके सीखने का महत्व का उल्लेख जॉन डीवी की किताब में भी मिलता है। तो जॉन डीवी की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था हाउ वी थिंक। क्या नाम था? हाउ वी थिंक। इसी पुस्तक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बच्चों को करके सिखाया जाए। तो आपके सामने ए आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 9 की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा? 9वां क्वेश्चन, यंत्रवत तरीके से सीखने का पर कौन बल देता है? यानी कि ऐसा अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जो बच्चों को यंत्रवत तरीके से सीखने पर बल देता है? क्या वो सिद्धांत संबंधवादियों का है? क्या वो सिद्धांत संज्ञानवादियों का है? क्या वो सिद्धांत मनोविश्लेषणवादियों का है, या उपयुक्त सभी? सोचिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा कि 90 क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है जो बच्चों को यंत्रवत तरीके से सीखने पर बल देता है। यदि आप उत्तर देते हो सी, तो यह आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी के मुख्य प्रवर्तक यदि देखा जाए तो सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। ये बालकों को यंत्रवत तरीके से सीखने पर बल नहीं देते हैं, अपितु ये तो बालकों को अचेतन बल के आधार पर अचेतन मन को गत्यात्मक मन मानकर सिखाने की बात कहते हैं।
कहने का मतलब जब तक बालकों के अचेतन मन को नहीं समझोगे तब तक कोई भी शिक्षक बालक को नहीं सिखा सकता। तो इसका मतलब यह मनोविश्लेषण वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। संज्ञानवाद यंत्रवत पर बल नहीं देता है। यह तो संज्ञानवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक तो कौन है, पियाजे है। यह तो केवल तर्क पर बल देता है, तर्क पर बल। तो इसका मतलब तर्क के आधार पर सिखाना का कौन है, संज्ञानवाद। अब आपके सामने क्या है, संबंधवाद। तो बिल्कुल संबंधवादी की यदि मैं बात करूं तो संबंधवादी ही वो मनोवैज्ञानिक है जो बालकों को यंत्रवत तरीके से सीखने पर बल देते हैं, यंत्रवत तरीके से या फिर मशीनीकरण से सीखने पर बल देते हैं। तो ये विकल्प सही माना जाएगा और उपयुक्त सभी तो है ही नहीं है। तो व्यवहारवाद और संबंधवाद एक ही है। एक बात समझिएगा, संबंधवाद को ही व्यवहारवाद कहते हैं और इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में थॉर्नडाइक का नाम प्रमुख आता है। इसके अलावा पावलो का भी नाम आता है, स्किनर का भी नाम आता है साथियों, वाटसन का नाम भी आता है, वुडवर्थ का नाम भी आता है। ये काफी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को यंत्र तरीके से सीखने पर बल देने की बात कही। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने मानव को एक स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली बताया है? बहुत ही गहराई से पूछा हुआ सवाल है और ये डेफिनेट मान के चलिएगा, हो सकता संभवतया आगामी परीक्षाओं में यह सवाल दिखाई दे दे। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने इस बात को बताया है कि जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वे स्वयं संचालित समस्या समाधान प्रणाली होता है, अर्थात ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन होता। मनुष्य समस्या आते ही उसको हल कर देता है। यह बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही? क्या वो बात स्किनर ने कही? क्या यह बात हल ने कही? क्या साथियों ये बात जीन पियाजे ने कही या ये बात पावलो ने कही? तो देखिएगा, यदि आप स्किनर का उत्तर देते हो तो यह समस्या समाधान प्रणाली से नहीं है, क्योंकि स्किनर तो केवल क्रिया प्रस्तुत को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? क्रिया प्रस्तुत को महत्व देता है। तो इस दृष्टि से ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप पावलो कहते हो तो यह विकल्प भी क्या है साथियों? गलत है। क्यों गलत है? कि पावलो जो होता है वो शास्त्रीय अनुबंधन को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? शास्त्रीय अनुबंधन को महत्व देता है। यहां ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग शब्द का उल्लेख ही नहीं है। तो यह पावलो वही व्यक्ति है जिसे 1904 में पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार मिला था। पाचन क्रिया पर क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और यह पावलो वो व्यक्ति है जिसे अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। इसे क्या कहा गया? अनुबंधन का जनक भी कहा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। यदि आप उत्तर जीन पियाजे देते हो तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसने भी केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया था। संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया था, साथ ही चिंतन को महत्व भी देता है। चिंतन को भी महत्व देता है। तो आपको यह पता हो गया होगा साथियों, आपका विकल्प कौन सा सही होगा। एकमात्र हल व्यक्ति है। हल का पूरा नाम क्लार्क लियोनार्ड हल है। क्या नाम है? क्लार्क लियोनार्ड हल। और इसी व्यक्ति ने 1915 में सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन, जिसे हम परबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को समझाते हुए इसने ये बात कही थी, क्योंकि मनुष्य एक क्या है? स्वयं संचालित समस्या समाधान प्रणाली है। ये बात किसने कही थी?
हल ने कही थी, क्योंकि बालक को पुनर्बलन देकर सिखाने की बात कहता है, लेकिन पुनर्बलन कब मिलता है? जब बालक को क्या हो, खुद को आवश्यकता महसूस हो। इसका मतलब पुनर्बलन कब हो? जब बालक कोई कार्य करता है, जैसे ही कोई समस्या आती है बालक कार्य करने लगता है। एक बात सोचिएगा कि आप खाना कब खाते हो? जब आपको भूख लगती है। तो भूख आपकी क्या है? आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को भोजन नामक उद्दीपक क्या कर सकता? शांत। इसका मतलब मनुष्य के सामने जैसे ही समस्या आती है तुरंत प्रभाव से वो क्या होता? क्रियाशील होता है, और उसका क्रियाशील होना और उसको भोजन की प्राप्ति होना, समस्या का हल होना, और एक तरह से वो उसके लिए क्या? पुनर्बलन है। इसी वजह से हल ने मनुष्य को ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की संज्ञा दी थी। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा 10वें का बी आंसर क्यों सही है, आखिर बी विकल्प क्यों सही हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त है, कई बार एग्जाम में पूछा है। मैं अपनी चाबी मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। एक कोई मनुष्य है, वो प्रतिदिन अपनी चाबी कहां टांग रहा है? कोई टेलीफोन स्थान है, उस टेलीफोन के पास कोई खूंटी होगी, वहां पर टांगता है। अब मैंने चाबियां रखना की जगह बदल दी। पहले मैं चाबी कहां रखता था? टेलीफोन के पास खूंटी थी, वहां रखता था। लेकिन कुछ दिनों से मैंने वहां चाबी रखना क्या होगी? बंद कर दी। फिर भी मैं चाबी लेने के लिए उस खूंटी के पास जाता हूं। यह उदाहरण है। यानी कि कहने का मतलब यह है साथियों कि मैं पहले एक निर्धारित स्थान था टेलीफोन, जिसके पास एक खूंटी थी, उस खूंटी पर मैं चाबी लटकाता था। लेकिन कुछ दिनों से मैंने वहां चाबी रखना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मैं जो पुराने स्थल पर मैं जा रहा हूं, तो इसका संबंध क्या है और यह संबंध कौन से सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? ये दोनों ही बात इसमें छिपी हुई है। क्या इसका संबंध उद्दीपक अनुक्रिया है? क्या इसका संबंध आपकी लापरवाही है कि आप भूल गए, आपको पता उस स्थान पर नहीं रख रहे हो फिर भी जा रहे हो? क्या इसका संबंध अभिप्रेरणा है? क्या वो खूंटी आपको बार बार आपको बुला रही है? क्या इसका संबंध शास्त्रीय अनुबंधन है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, आपकी दिमाग की घंटियों को हिला देगा। तो देखिए और सोचिए, जितना सोचोगे उत्तर तक नजदीक तक पहुंचोगे। वापिस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबी लेने के लिए खूंटी के पास जाता हूं। तो यह उदाहरण है, बिल्कुल यह उद्दीपक अनुक्रिया का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया का उदाहरण तो थॉर्नडाइक पर आधारित है। किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक पर आधारित है। और यह थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया को 1913 में दिया। मान लेते हैं भोजन एक क्या है? उद्दीपक का काम। भोजन को देखकर आप भोजन की प्राप्ति के लिए जो क्रियाशील होते हो, तो वो आपके लिए क्या? उद्दीपक अनुक्रिया या अनुक्रिया को प्रेरित करता। लापरवाही होगा नहीं। आप लापरवाह थोड़ी हो कि आपने 5 दिन से वहां रख रहे थे, 5 दिन से नहीं रख रहे हो, फिर भी आप वहां जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो लापरवाही का संबंध होगा नहीं। क्या वो खूंटी आपको प्रेरित कर रही है? नहीं कर रही है, यह भी होगा नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन होगा, जो कि साथियों पावलो के सिद्धांत को संकेत करता है। और पावलो ने एक बात कही थी अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, क्योंकि पावलो ने डोग की लार्वे ग्रंथि पे कार्य किया था, लार्वे ग्रंथि पर। अब क्या बात कही थी पावलो ने? पावलो ने एक बात की थी, जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत करते हो, तो एक समय यह आता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ उस अस्वाभाविक उद्दीपक का क्या जुड़ जाता है? संबंध। इसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। जो क्रिया पहले स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर हो रही थी, वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर हो रही। कैसे? पहले स्वभाव था कि आप उस निश्चित खूंटी पर रखी हुई चाबी लेने वहां जा रहे थे, यह आपके स्वभाव में आदत हो गई। लेकिन 5-6 दिन बाद आपने
उस खोटी की जगह दूसरी जगह चाबी रखी, लेकिन आपके स्वभाव की वजह से आप वहां वापिस पहुंच गए। तो एक तरह से स्वाभाविक उद्दीपक के पास पहुंचे, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक जो दूसरे स्थान था उस पर आपकी अनुक्रिया हुई। तो यही तो क्या कहता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। तो बिल्कुल ये डी ऑप्शन इसका क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। सर्कस में जितने भी करतब दिखाए जाते हैं साथियों, यदि देखा जाए हाउ कहने पर, जैसे ही हाउ कहते हैं बच्चा डर जाता है, तो कहने का मतलब जो भ्रम है, भ्रांतियां, उसको दूर करने में भी शास्त्रीय अनुबंधन का ही योगदान होता है। तो पावलो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसे पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार मिला। तो डी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या कहलाता है। मान लेते हैं आपको साइकिल चलाना आता है और भविष्य में यदि आप स्कूटर चलाने का प्रयास कर रहे हो और वो साइकिल चलाने का योगदान स्कूटर में हो रहा है, तो वो कौन सा अंतरण है। स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं साथियों, इस स्थानांतरण को ही हम अंतरण के नाम से भी जानते हैं। क्या वो अंतरण शून्य है, क्या वो ऋणात्मक है, क्या वो द्विपार्श्विक है, या वो धनात्मक है। पहले तो आप अंतरण को याद होना चाहिए। अंतरण क्या होता है, एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में सहायक है तो क्या कहलाता, सकारात्मक। दूसरी इसी में बाधक है तो नकारात्मक, न सहायक है न बाधक है तो शून्यात्मक। तो यहां क्या पूछा जा रहा है, साइकिल चलाने का आपको ज्ञान है और आप भविष्य में स्कूटर चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हो, तो वो आपके लिए क्या सहायक ही तो है। और सहायक जहां होता है वहां क्या है, सकारात्मक। और सकारात्मक को ही धनात्मक कहा गया। तो डी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही माना गया। द्विपार्श्विक होगा नहीं, ऋणात्मक होगा नहीं, शून्य होगा नहीं। क्यों, यदि साइकिल का ज्ञान और स्कूटर चलाने में न तो सहायता करता है न बाधा पहुंचा रहा, तब क्या होता, शून्य। ऋणात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइकिल का ज्ञान स्कूटर चलाने में बाधकता उत्पन्न थोड़ी कर रहा, इसलिए नहीं होगा। द्विपार्श्विक इसलिए नहीं होगा, मानव शरीर को दो भागों में बांटा गया, दायां और बायां। दाएं से सीखा हुआ ज्ञान बाएं की ओर और बाएं से सीखा हुआ ज्ञान दाएं की ओर हो, तब द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। मान लेते हैं कई बार टीचर बच्चों को इस हाथ से पीटते पीटते इस हाथ से भी पीटता, मंदिर जाते हो घंटी को इस हाथ से बजाते बजाते इस हाथ से भी बजाते हैं, वो कौन सा कहलाता है, द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो केवल आंसर क्या होगा, धनात्मक अंतरण बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन नंबर 13। विस्मरण का संबंध अधिगम के किस सिद्धांत से है। विस्मरण यानी भूल, और भूल आते ही आप सोचिएगा क्या वो तत्परता का नियम है, क्या वो प्रयास और त्रुटि का नियम है, क्या वो अभ्यास का नियम है, क्या वो अनुप्रयोग का नियम है। तो वो भूल आया शब्द विस्मरण, बच्चा क्या कर लेता है, कोई चीज याद कर लेता है फिर भूल जाता है। तो ये जो भूलने की प्रवृत्ति है विस्मरण, इसका संबंध किससे है, क्या इसका संबंध तत्परता से है। तो मान के चलिएगा नहीं होगा, क्योंकि तत्परता आपके विस्मरण से संबंधित नहीं है। तत्परता आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती, तो तत्परता का संबंध किससे है, प्रेरित करने से। और इसीलिए तो इस तत्परता के नियम के लिए एग्जाम्पल, एक सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका संबंध किससे साथियों, तत्परता से है। यदि आप प्रयास और त्रुटि की बात करते हो, बच्चा गलती करता है, प्रयास करता है, फिर गलती करता है और अंत में सीख लेता है, ये तो आपके उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है। ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम में संबंधित है, या थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत पर काफी कार्य किया था। यह भी ऑप्शन होगा नहीं। अभ्यास की यदि बात करते हो तो यह आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास क्या करता है, आपकी कठिन विषय वस्तु को भी क्या करता है,
आपकी कठिन विषय वस्तु को भी आपको चिरस्थायी बनाता है। ये क्या है, चिरस्थायी के लिए तो योगदान देता है, लेकिन साथियों अनुप्रयोग जो होता है, बार बार जो अनुप्रयोग किए जाते हैं, ये आप पर किस पर आधारित है, आपके विस्मरण पर आधारित होते हैं। मान लेते हैं कोई चीज आप भूल रहे हो तो वापस प्रयोग करते हो तो याद आती है, फिर प्रयोग करते तो याद आती है, एक समय यह आता कि वो क्या हो जाती है, सदैव के लिए आत्मसात हो जाती है। यदि यहां पर अनुप्रयोग नहीं होता तो अभ्यास का उत्तर सही माना जाता, क्योंकि अभ्यास के नियम के ही दो भाग हैं। अभ्यास के नियम के दो भाग हैं और कौन कौन से, एक तो हो गया उपयोग और एक क्या हो गया, अनुप्रयोग। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रमुख नियमों की बात हो रही है। उपयोग का नियम कार्य पर आधारित है और अनुप्रयोग का नियम विस्मरण पर आधारित है, और यहां से यह सवाल पूछा गया। तो डी आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी तत्परता होगा नहीं, प्रयास त्रुटि होगा नहीं, अभ्यास होगा नहीं। तो डी आंसर विकल्प जो है अनुप्रयोग, ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़िए और मेरे साथ जुड़िएगा। खुद पढ़िएगा तो हो सकता आपको आसानी से समझ में आए। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? भूल पर प्रयोग किस व्यक्ति ने अपने स्वयं पर किए थे? बिल्कुल इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, साथ में मेरे साथ चाय का भी आनंद लीजिएगा। क्वेश्चन को भी पढ़िए और चाय का आनंद भी लीजिए। शब्द क्या पूछा जा रहा है कि विस्मरण का प्रयोग किसने किया था? ऐसा कौन सी शख्सियत थी जिसने विस्मरण के प्रयोग को स्वयं पर लागू करके देखा था? पहला विकल्प है, क्या वो एबिगास है? ए और बी की गास बोलते हैं जिसे। दूसरे विकल्प की यदि बात करें तो मैक्स वर्दीमर है क्या वो? तो आपको यह लगता होगा संभवतः हो। तीसरे ऑप्शन की यदि आप बात करते हो हल, और चौथे ऑप्शन वुडवर्थ। ये 4 ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं साथियों विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे। वुडवर्थ की यदि बात करें तो यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने पर्सनालिटी पर कार्य किया था, तो यह विकल्प गलत। हल की बात करें तो इसने पुनर्बलन पर कार्य किया था, जिसे प्रबलन भी कहते हैं, यह भी होगा नहीं। मैक्स वर्दीमन की बात करें तो यह गेस्टोल वाक पर आधारित है और इसने पूर्ण पर कार्य किया था, पूर्ण पर कार्य। तो आपको पता हो गया एकमात्र वो व्यक्ति था एबिगास जिसने विस्मरण में स्वयं पर किए गए प्रयोग के बारे में बताया था। और एबिगास वही व्यक्ति है साथियों जिसने एक बात कही थी, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। इस कथन को भी किसने कहा था? एबिगास ने कहा था। तो ए विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक अचेतन का संपर्क किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन है, देखिए सुनिए समझिए। सामूहिक अचेतन की बात हो रही है, क्या यह कथन युंग का है या यह कथन सिगमंड फ्राइड का है, या फिर मैं यह कहूं क्या इस कथन को देने वाला कुर्ट लेविन है, या यह कथन ओलपोर्ट का है? बिल्कुल सामूहिक अचेतन के संपर्क की बात हो रही है। तो आप सोचिएगा और समझिएगा। यदि आप साथियों इसका उत्तर दे देते हो तो ये मान के चलिएगा आपको इस दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो शिक्षक भर्ती में आपको सेलेक्ट होने से आपको रोक सकती है। यदि आप इसका उत्तर देते हो, अब आप सोच रहे होंगे केवल 1% का उत्तर देने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है, इसका उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है प्रतियोगी जिसने मनोविज्ञान को गहराई से समझने का प्रयास किया। बिल्कुल बात हो रही है सामूहिक अचेतन के संपर्क को प्रतिपादित किसने किया। आप यदि ये सोच रहे हैं ओलपोर्ट, तो बिल्कुल गलत होगा यह आंसर। क्यों? ओलपोर्ट ने केवल
व्यक्तित्व को लेकर कार्य किया था और उसमें भी इसने मनोदैहिकता का उल्लेख किया था। यदि आप पूर्व लेवल को सोचकर दे रहे हो आंसर, तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि इसने केवल क्षेत्रवाद पर कार्य किया, उद्देश्य को लेकर बात कही और यहां तक अभिप्रेरणा को लेकर भी बात कही थी। यदि आप उत्तर दे रहे हो बी, तो यह आंसर साथियों क्या होगा? यह सही नहीं होगा। अधिकतर के उत्तर बी ही होंगे, क्योंकि जब भी आपको अचेतन मन आता है तो तुरंत आप उत्तर क्या देते हो? सिगमंड फ्राइड देते हो। तो सिगमंड फ्राइड ने तो मनोविश्लेषण पर कार्य किया है और केवल अचेतन मन की बात कही है। लेकिन यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है साथियों? सामूहिक अचेतन के संपत्ति की बात पूछी जा रही है। और ये सिगमंड फ्राइड का जो शिष्य था, फ्राइड का शिष्य, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम युंग भी कहते हैं और जुंग भी कहते हैं। यही वो शख्सियत है जिसने सामूहिक अचेतन को लेकर कार्य किया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम की दृष्टि से इतना उपयोगी माना गया और पूछा भी गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रुचि का पहलू है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, सीधा सा पूछ लिया गया। रुचि का पहलू किसे माना गया? क्या जिज्ञासा को, अनुभव को, जानने को या सभी को? पहले तो इस रुचि के संपत्ति को आप समझिए। यदि ये संपत्ति समझ में आ गया तो ये मान के चलिएगा ये आपको बिल्कुल आंसर तक पहुंचाएगा। रुचि शब्द रुच धातु से निकला है। किससे निकला है? रुच धातु। और इसका अर्थ क्या होता है? इस रुच का अर्थ होता है, देखा जाए तो आपका क्या है? योग्यता होती है। योग्यता बोले तो आपका इंटरेस्ट होता है। एक तरह से किसी की योग्यता आधा किलो मिठाई खाने की है और किसी की योग्यता पाव मिठाई खाने की। तो एक तरह से दोनों में क्या हो रहा? अंतर। तो रुचि का अर्थ एक क्या हुआ? अंतर करना भी हुआ। एक इसका अर्थ फर्क पड़ना भी हुआ। अब उत्तर तक पहुंचोगे। जब रुचि होती है तो कठिन विषय वस्तु को भी आपको जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा। तो रुचि का पहलू क्या है? जिज्ञासा है। जब रुचि होती है, रुचि कब होगी? जब आपने उसके बारे में पहले सुन रखा हो, आपने अनुभव ले रखा हो, तो रुचि का पहलू क्या हो गया? अनुभव भी होगा। उसके बारे में, उस शख्सियत के बारे में आप जिज्ञासा रखते हो और जिज्ञासा रखना जानना भी है। तो तीनों ही विकल्प सही है। इसका मतलब डी आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये 16। चलिए आगे की ओर। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा हूं और उसमें 4 विकल्प है। यानी कि समायोजन के अंतर्गत या फिर व्यक्तित्व के अंतर्गत जिन तथ्यों के बारे में, दोनों शब्द दिए हुए यहां पर। यह सवाल वैसे देखा जाए समायोजन से पूछा गया, क्योंकि व्यक्तित्व समायोजन की बात हो रही। तो प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? क्या शोधन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है या प्रतिस्थापन है? यह समायोजन की विधियों से सवाल है। समायोजन की विधियों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। 4 कौन कौन से भाग हैं? पहला प्रत्यक्ष है और यहीं से यह सवाल पूछा हुआ कि इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा अप्रत्यक्ष है। तीसरी क्षतिपूर्ति है और चौथी आक्रमणकारी है। बिल्कुल इस डायग्राम के आधार पर आप उत्तर तक पहुंचोगे। प्रत्यक्ष में 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1
बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर करना। नंबर 2, अन्य मार्गों की खोज करना। नंबर 3, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। और नंबर 4, विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण, और साथ में है निर्णय। तो ये प्रत्यक्ष पद्धति, आप सोचिए, यह प्रत्यक्ष पद्धति को ही पूछा जा रहा है इसमें से कोई शब्द यहां? बिल्कुल है। क्या है? प्रतिस्थापन। और ये क्या है? प्रतिस्थापन। तो आंसर तो आपका क्या हो गया? डी सही हो गया। अब ये 3 गलत क्यों हुए? क्योंकि ये जो 3 है साथियों, शोधन का संबंध किससे है? एक प्रत्यक्ष पद्धति से। प्रतिगमन का संबंध किससे है? एक प्रत्यक्ष पद्धति से। और एक प्रत्यक्ष पद्धति किस पर आधारित होती है? प्रक्षेपण पर आधारित होती है। इसका मतलब ये 3 विकल्प क्यों हुए? क्योंकि ये प्रत्यक्ष पद्धतियां थी। वैसे देखा जाए एक प्रत्यक्ष पद्धतियों में 10 या 12 पद्धतियां आती है। तो बिल्कुल आंसर क्यों सही हुआ, इस बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत विभिन्नता से नहीं है? ऐसा कौन सा कारक है जो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित नहीं है? क्या वो कारक वंशानुक्रम है, वातावरण है, निर्देशन है, या परिपक्वता है? देखिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत विभिन्नता से नहीं है? यदि आप वंशानुक्रम देते हो तो यह आंसर क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। या नहीं पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारक नहीं है, यह तो है, इसलिए यह विकल्प क्या है? गलत है। कौन सा कारक नहीं है? वातावरण भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है, यह भी है। निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित नहीं करता, तो सी आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। और परिपक्वता भी क्या प्रभावित करती है? यह भी नहीं होगा। तो यहां पर नहीं पूछ रहा है आखिर व्यक्तिगत विभिन्नता को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, तो निर्देशन नहीं करता है। वंशानुक्रम, जैसे माता पिता वैसी संतान, वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा है। अच्छा वातावरण आपके विकास को प्रभावित करता है, अच्छा वातावरण आपकी योग्यता को प्रभावित करता है। परिपक्वता, देश काल और परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो यह भी प्रभावित करता है। तो नहीं करने वाला कौन सा है? निर्देशन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका संबंध परिकल्पित निगमन सिद्धांत से है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन वो है साथियों, जो अधिगम के जिन सिद्धांतों की यदि मैं बात करता हूं, क्योंकि आपने अधिगम के सिद्धांत तो पढ़े हैं साथियों, लेकिन उनके बहुत सारे नाम हैं। एक एक सिद्धांत के 5-5, 7-7 नाम है। यदि वो नाम याद है तो इस उत्तर को आप दे सकते हो। बिल्कुल। यदि आप बात करते हैं परिकल्पित निगमन के सिद्धांत की, तो थॉर्नडाइक ने नहीं लिया था। थॉर्नडाइक ने तो क्या दिया? उद्दीपक अनुक्रिया दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने क्या दिया? संयोजनवाद दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी, तो यह थॉर्नडाइक का होगा नहीं। यदि आप पावलो कहते हो तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि पावलो ने जो दिया था वो क्लासिकल अनुबंधन दिया था। क्या दिया था? क्लासिकल अनुबंधन। और पावलो ने अनुकूलित अनुक्रिया दी थी, अनुकूलित अनुक्रिया। और पावलो ने शास्त्रीय अनुबंधन को दिया, तो यह भी नहीं होगा। यदि गुथरी की बात करते हो तो यह आंसर क्या होगा साथियों? यह भी गलत होगा। गुथरी ने समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, समीपता अनुबंधन। आंसर क्या होगा?
डी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आखिर यहां पर परिकल्पित निगमन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। हल ने यह सिद्धांत कब दिया था? 1915 में दिया। हल के सिद्धांत को विधिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको परवलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सुव्यवस्थित का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी हल के सिद्धांत को उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको चालकता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को परिकल्पित निगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आखिर 19वें क्वेश्चन का डी विकल्प क्यों सही हुआ। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध है। यह अभिप्रेरणा से पूछा हुआ सवाल है और उसमें भी अभिप्रेरणा के प्रकारों से आया हुआ सवाल है। आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध है क्या आलोचना से है, प्रतिस्पर्धा से या नवीनता से या परिणोद से? सोचिए, हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा की और अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। एक तो क्या है? सकारात्मक। इस सकारात्मक को हम क्या कहते हैं? आंतरिक कहते हैं। और एक क्या है? नकारात्मक। इस नकारात्मक को हम क्या कहते हैं साथियों? बाह्य कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है आखिर आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? पहले तो यह सकारात्मक के अंतर्गत जो चीज आती है, यदि हम उसकी बात करें तो आंतरिक में सकारात्मक में एक शब्द आता मूल परिवर्ती। क्या आता है साथियों? मूल परिवर्ती। इसके अलावा एक शब्द आता आवश्यकता, एक शब्द आता है उद्दीपक, एक शब्द आता है चालक। तो अब सोचिएगा क्या ये चार शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं? अब आप चार शब्द इसमें ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि चालक का एक नाम परिणोद भी कहते हैं। चालक को क्या कहते हैं? परिणोद। तो बिल्कुल यहां आंसर आपको पता हो गया होगा यह परिणोद क्यों सही है। तो परिणोद को चालक भी कहा गया, इसको अंतर्नोद भी कहते हैं। ये जो तीन ऑप्शन है या तीन विकल्प है, इनका जो संबंध है यह बाह्य अभिप्रेरणा से है। किससे है? बाह्य अभिप्रेरणा से है। नवीनता हो गया, इसके अलावा प्रतिस्पर्धा भी हो गया। तो आपको इस बात का परिज्ञान हो गया होगा कि आखिर आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित विकल्प जो होगा वो क्या कहलाएगा? परिणोद कहलाएगा। तो बिल्कुल साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको मनोविज्ञान विषय पर पकड़ मजबूत करनी है तो एक बार उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर अवश्य आए। वहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प आपके लिए खुले हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम मुलाकात करेंगे कुछ नवीनतम क्वेश्चनों को लेकर। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।